हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके लिए जो भाषा शिक्षण है उसके 30 प्रश्न लेके आया हूँ और इसके माध्यम से आपका मूल्यांकन भी होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का? तो बताइए मित्रों, क्या आंसर होगा इसका? तो देखो, इसका आंसर होगा समाज का। ठीक है, कि समस्या से परिवेश और परिवेश के माध्यम से बालक जो भाषा बोलना सीखता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? परिवेश का होता है, क्योंकि जो परिवेश की भाषा होती है उसे जल्दी सीख जाता है। प्रश्न दूसरा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए, बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। क्या आंसर होगा इसमें? तो देखो दोस्तों, इसमें होगा प्राथमिक स्तर पर अगर अपन भाषा जो शिक्षण का उद्देश्य होता है, जो हिंदी पढ़ाते हैं उन्हें या इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इसका मेन उद्देश्य रहता है बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो हिंदी भाषा का जो उद्देश्य ये रहता है पढ़ाने का कि विभिन्न परिस्थितियों में वो हिंदी भाषा का प्रयोग कर सके, बोलने में, लिखने में, घर से बाहर जाने में, वार्तालाप करने में, किसी से संवाद करने में। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा? आपकी सी वाला आंसर इसमें सही होगा। अच्छे अंक लाए ये मायने नहीं रखता है, व्याकरण को जाने, जल्दी सीखें, मानक भाषा का प्रयोग, ये इतना वो नहीं रहता है कि हाँ बच्चे जल्दी मानक भाषा का प्रयोग करना सीख जाए। मानक भाषा का प्रयोग तो माध्यमिक स्तर तक की बात हो जाती है। प्रश्न 3, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। तो बताइए मित्रों, इसमें क्या होगा? तो देखो, बाल साहित्य के लिए सबसे जरूरी है रोचक विषय वस्तु हो, बच्चों को अच्छी लगे, उनका इंटरेस्ट उसके प्रति हो। ठीक है, तो रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र भी आप सोच सकते हो यहाँ पे, लेकिन वो नहीं है। जो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा? रोचक विषय वस्तु। प्रश्न 4, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। अब देखो, भाषा शिक्षण के लिए हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे जरूरी होगा भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाए बच्चे को। ठीक है, उसे अधिक से अधिक अवसर दिए जाए भाषा प्रयोग के। तो यहाँ पे ए है वो सही है, भाषा प्रयोग के अवसर। उसे बोलने के लिए प्रार्थना सभा में कहा जाए, और भी कक्षा में अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से उसे भाषा के प्रयोग करने के, बोलने के, लिखने के, सुनने के आदि अवसर उसे प्रदान किए जाएं। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? तो बताइए, किससे होना चाहिए पढ़ने का प्रारंभ? तो देखो, पढ़ने का जो प्रारंभ है वो एक तरीके से देखा जाए तो कहानी, कविताओं के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन कहानी और कविताएं कैसी होना चाहिए? अर्थपूर्ण सामग्री में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। देखो, कभी भी जो बच्चा शुरू में आता है ना, तो उसे डायरेक्ट वर्णमाला नहीं पढ़ाई जाती स्कूल में। ठीक है, उसे कुछ रोचक कविताएं, कहानियां पढ़ाई जाती है, और उसके माध्यम से उसका जो है इंटरेस्ट क्रिएट होता है। प्रश्न 6, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है? पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षाओं से, मौखिक परीक्षाओं से? तो बताइए, इसमें क्या आंसर आएगा? सीसी से संबंधित प्रश्न है ये। देखो, जो उनकी क्रमिक प्रगति होती है, तो सीसी में एक चीज चलती है, आपको पता है, पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो फाइल होती है, और इसमें सारे पेपर्स रखे जाते हैं बच्चे के, SA1 के, FA के। ठीक है, सारे के सारे जितने भी ऐसे होते हैं, FA होते हैं, उनके जो पेपर होते हैं, वो पेपर किस में रखे जाते हैं? इस फाइल में रखे जाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? पोर्टफोलियो फाइल। हर स्टूडेंट की एक बनती है। आपके विद्यालय में अगर 150 स्टूडेंट है, कक्षा 5 तक का विद्यालय, तो 150 फाइलें रहेगी, और 150 फाइलों को आपको मेंटेन करना रहेगा, हर बच्चे के पेपर वगैरह उसमें लगाना। ठीक। प्रश्न 7, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक
तथा लिखित वर्णन, परीक्षा के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना। कौन सा सहायक नहीं है बताइए आप। तो देखो, कविता पूरी करना, अधूरी कविता को पूरी करना, सृजनात्मकता का विकास होगा, तो ये तो सही है, तो ये तो नहीं आएगा। चित्र पर आधारित मौखिक एवं लिखित वर्णन, चित्र पर वो लिखित और मौखिक वर्णन करेगा चित्र को देख करके, तो इसमें भी होगा। अधूरी कहानी को पूरा करेगा। प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो देखो प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं पूर्व निश्चित होते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं, तो इसमें कोई सृजनात्मकता वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो सब ऑप्शन इसमें सही रहेगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य। मतलब वैविध्य का मतलब क्या, विभिन्नता। तो देखो, भाषा की विभिन्न छटाएं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, उसके अलावा कुछ पढ़ने से संबंधित पाठ हो गए, कुछ लिखने से हो गए, कुछ अनुकरण से संबंधित हो गए, तो ये तो होना चाहिए। अभ्यासों में विविधता भी होना चाहिए, विषय वस्तु में विविधता भी होना चाहिए। ठीक है, कुछ कहानियां हो गई, कुछ कविताएं हो गई, कंटेंट है वो डिफरेंस होना चाहिए। तो पाठों की संख्या कम महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय, बल्कि सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय विभिन्न प्रकार की जो भाषा संबंधी दक्षताएं हैं उनका विकास करने से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न उसमें, अनेक प्रकार के पाठ उसमें जोड़ने होंगे। अभ्यासों में विविधता रखनी होगी, विषय वस्तु में विविधता रखनी होगी। ऐसा नहीं कि कहानियां भर दी, उसमें कहानी भी हो, कविता भी हो, गद्य भी हो, पद्य भी हो। ठीक है। प्रश्न 9, बहुभाषिकता है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखो, बहुभाषिकता से का मतलब समझो आप एक तरीके से। मैं बताऊं कि जैसे एक कक्षा है, जैसे साउथ को लेके चलते हैं अपन, जैसे मान लो तमिल वाले हैं, वो तमिल जानते हैं लेकिन स्कूल में आके वो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं केवी में, तो वहां पर एक तरीके से थोड़ी बहुत उन्हें बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है। धीरे धीरे वो तीनों भाषाओं में पारंगत हो जाते हैं, तमिल में भी हो जाते हैं, हिंदी में भी हो जाते हैं और इंग्लिश में भी हो जाते हैं। तो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन मानी गई है बहुभाषिकता को। ठीक है, बहुभाषिकता का अर्थ है विद्यार्थी एक से अधिक भाषाएं जानता है। ठीक है, सुनना भाषा कौशल का प्रथम सोपान है, क्योंकि आरंभ में बालक अपने माता पिता को बोलते सुनना आता है और फिर धीरे धीरे अनुकरण करने लगता है। ब विकल्प है, अपने अध्यापक को बोलते सुनता है और उसका अनुकरण करता है। स विकल्प है, भाषा को पास पड़ोस एवं मित्रों द्वारा सीखी जाती है। द ऑप्शन है, भाषा केवल अनुकरण द्वारा ही सीखी जाती है, जिसमें सुनना प्रमुख है। तो आप बताइए, भाषा कौशल का प्रथम सोपान क्या हो? सोपान सुनना है। क्यों है ये सोपान सुनना प्रथम? तो देखो, सबसे पहले बालक के अपने माता पिता या अपने परिवेश में जो भाई बहन वगैरह होते हैं उनको सुनता है और उसके बाद उनके जो शब्द होते हैं उनको धीरे धीरे अनुकरण करता है, नकल करने लग जाता है उनकी। ठीक है, तो ये वाला इसमें सही होगा। भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करने की विषय वस्तु नहीं है सुनना, बोलना, पढ़ना, कहना। तो देखो, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करने की विषय वस्तु नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर लिखना आएगा, कहना नहीं आएगा। तो ये ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, लिखना आप जानते हो। तो रचना शिक्षण की उत्तम विधि है चित्र रचना प्रणाली, शब्द प्रधान विधि, भाषा यंत्र विधि, उपरोक्त सभी। तो कौन सी विधि है रचना शिक्षण की? देखो, यहां पर आएगी चित्र रचना प्रणाली। रचना शिक्षण से आज से है कहानी, कविता वगैरह ये लिखना। तो कहानी कविता में क्या होता है, ज्यादातर अगर आपको बच्चों में सृजनात्मकता का या मौलिकता का विकास कराना है तो उनको चित्र बताइए और चित्र के माध्यम से फिर वो कविता लिखेंगे सोच करके कि इस चित्र के आधार पर एक कविता बनाए, कहानी लिखिए। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां बना के लाते हैं बच्चों को। कोई भी चित्र बना दो तो वो सोच करके, ठीक है, उनकी जो तो रचना शिक्षण के लिए सबसे उत्तम विधि मानी जाती है चित्र रचना प्रणाली। निम्न में श्रवण कौशल की विषय वस्तु नहीं है। श्रवण कौशल की विषय वस्तु नहीं है, बताना आपको। प्रवचन, सस्वर वाचन, कहानी लेखन, भाषण।
तो देखो इसमें क्या है, कहानी लेखन, ठीक है। लेखन कौशल की विषय वस्तु है, श्रवण कौशल की नहीं है। प्रवचन, सस्वर वाचन, भाषण वगैरह जो है श्रवण कौशल की विषय वस्तु है। वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। देखो और कहो विधि, अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, आगमन विधि। तो बताइए कौन सी नहीं है वाचन शिक्षण की। तो देखो और कहो विधि भी होती है। चित्र होते हैं, उनको देख करके बालक कहता है, ठीक है। आम का चित्र होता है, आम को देख करके आम बोलता है। अक्षरबोध विधि में अक्षर सिखाए जाते हैं। ध्वनि साम्य विधि में रम, कम, जम, ठीक है, ये तुकांत वाले शब्द रहते हैं। तो ये तीनों है, वाचन की है, पढ़ने की है। आगमन विधि नहीं है। आगमन विधि किसकी है, व्याकरण की, ठीक है। इसमें जो है उदाहरण के माध्यम से नियम बना लिए जाते हैं, तो वो व्याकरण शिक्षण की हो गई, ठीक है। मौन पठन का प्रकार है, ठीक है। मौन पठन का प्रकार है द्रुत पठन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन। तो बताइए क्या है मौन पठन का प्रकार। तो देखो मौन पठन का प्रकार है यहाँ पर द्रुत पठन। गहन पठन और द्रुत पठन दो प्रकार का होता है मौन पठन। तो यहाँ पर क्या है, द्रुत पठन, तेजी से पढ़ना, ठीक है। भाई मौन पठन करोगे तो चुपचाप पढ़ोगे तो तेजी से पढ़ोगे, या गहन पढ़ोगे धीरे धीरे पढ़ोगे तो गहन रूप से पढ़ोगे, ठीक है। प्रश्न 16, किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है। अर्थबोध विधि को, व्याख्या विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को, समीक्षा विधि को। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। तो देखो इसमें होगा प्रश्नोत्तर विधि को। सुकरात जो है सुबह सुबह घूमने जाते थे ना, तो प्रश्नोत्तर माध्यम से डिस्कस करते थे अपने शिष्यों से, तो उनका वो ज्ञान संचित है और इस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है, क्योंकि वो जो है प्रश्न पूछते थे अपने शिक्षकों से, जो शिष्य होते थे उनसे मॉर्निंग वॉक में, और वो उनका जवाब देते थे, तो वहां से इस विधि का प्रारंभ माना जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात विधि भी कहा जाता है इसे। सतपुड़ा, विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। चित्र विधि, रेखा चित्र विधि, मानचित्र विधि, अभिनय चित्र विधि। तो देखो इसमें किस विधि का प्रयोग करेंगे, मानचित्र विधि का, ठीक है। क्योंकि मानचित्र के माध्यम से अपन बताएंगे कि वे सतपुड़ा यहाँ पर है, विंध्याचल पर्वत ही यहाँ पर है, ठीक है। सतपुड़ा का चित्र बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप रेखा चित्र भी, डायग्राम भी कहाँ तक बनाओगे। अभिनय के माध्यम से तो पढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है। नाच नाच के गा गा के कैसे पढ़ाओगे इसको। तो देखो स्पष्ट करने के लिए मानचित्र विधि सबसे बेस्ट है। कोई भी जो लोकेशन वगैरह होती है उनको। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है। तो बताइए इसमें क्या है। ग्रहण करने हेतु सुनना तथा पढ़ना, यही है। तो यहां पर ए ऑप्शन सही है। शिक्षण की दृष्टि से कौन सी कविता किस स्तर पर उपयुक्त नहीं है। प्रारंभिक स्तर पर बाल गीत, माध्यमिक स्तर पर घटना प्रधान कविताएं, उच्च स्तर पर साहित्यिक कविताएं, प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध कविताएं। तो देखो जो है यहाँ पर ये दवाला से रहेगा। उद्बोधन वाली कविताएं होती है जो ज्ञानेंद्रियों को जागृत करती है, और एक तरीके से उसमें जो शब्द दिए जाते हैं और उनके ऊपर डिस्कस वगैरह होता है, तो काफी ये प्रारंभिक स्तर पर नहीं चलती है उद्बोध कविता, ठीक है। ये माध्यमिक स्तर के अपन इसे मान सकते हैं, तो ये इसमें द वाला रहेगा, प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध कविता। भाषा मनोविज्ञान के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है जो भाषा के विकास में योगदान देता है। जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, उपयुक्त, सभी। तो देखो भाषा के विकास में जिज्ञासा भी योगदान देती है, अनुकरण नकल करना भी, अभ्यास प्रैक्टिस भी, सभी योगदान देते हैं। तो इसमें क्या आएगा, उपयुक्त सभी इसमें सही है।
एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, उपयुक्त सभी। ठीक, क्या है सबसे महत्वपूर्ण? तो देखो इसमें क्या आएगा, जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो भाषा उसे नहीं सिखाई जा सकती। अगर उसके अंदर भाषा को जानने की इच्छा ही नहीं है, आपको इंग्लिश पढ़ने की इच्छा ही नहीं, तो आपको नहीं पढ़ाई जा सकती इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। निम्न में से कौन सा भाषा बिंब नहीं है? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब, चित्र बिंब। तो देखो इसमें जो है चित्र बिंब नहीं है। 4 बिंब होते हैं, तो यहां पर कौन सा बिंब बच रहा है, भाव बिंब। ठीक है, तो ये भाषा बिंब नहीं है। चिंतन का जन्म होता है साधन से, समस्या से, शिक्षक से, उपयुक्त सभी से। ठीक है, तो देखो किससे होता है चिंतन का जन्म? तो देखो चिंतन का जो जन्म होता है समस्या से होता है। समस्या होती है तो चिंतन होता है, अपन उसको समाधान करने के लिए चिंतन करते, थिंकिंग करते हैं। ठीक है, तो समस्या से। ठीक है, चिंतन करोगे समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक, और समस्या से चिंतन होता है। स्वलीय चिंतन में अभिव्यक्ति होती है भाषा की, अभिप्रेरणा की, स्थिति की, काल्पनिक विचार एवं इच्छाओं की। आदमी स्वलीय चिंतन करता है तो इसमें किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो देखो चिंतन को अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं, स्वलीय और यथार्थ। ठीक है, तो देखो इसमें यथार्थ चिंतन में फैक्ट कि हाँ, स्वलीय चिंतन में कल्पना के आधार पर कि हाँ जैसे मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, कार ले आऊंगा, बंगला ले आऊंगा। ठीक है, एक काल्पनिक विचार और इच्छाएं। ठीक है, जिनका समस्या समाधान से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ख्याली पुलाव बनाना एक तरीके से, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकना कि हाँ मैं ऐसे कर लूंगा, बड़ा होके ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ठीक है ना, या कोई भी व्यक्ति जैसे कई बार बच्चों में रहता है, अरे अपन बड़ा होके ये करेंगे, वो करेंगे, इतना बड़ा घर बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, तो वो स्वलीय चिंतन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें काल्पनिक विचार एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि, हर्बटीय विधि, दृष्टांत विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो देखो इसमें होगी व्याख्यान विधि। ठीक है, सबसे प्राचीन विधि माना जाता है इसे। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया मॉन्टेसरी ने, हेलन पार्क ने, फ्रोबेल ने, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। तो बताइए किसने किया वाचन से पूर्व लेखन का? ठीक है, जैसे सुनना, बोलना, LSRW की जगह उन्होंने WR को प्रतिपादित किया, LSWR। तो किया मॉन्टेसरी ने। ठीक है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने, जो इटली की थी। ठीक है, इन्होंने जो मॉन्टेसरी पद्धति दी, जो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर आधारित है, उसमें इन्होंने जो है वाचन से पहले, पढ़ने से पहले लिखने पर इन्होंने जोर दिया। मॉन्टेसरी, ध्यान रखना इनका क्रम पूछ सकता है कभी, LSWR। ठीक है, सतत मूल्यांकन का एक निहित अर्थ है बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। बी, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर आकलन करना। तो सतत मूल्यांकन का एक निहित अर्थ होता है कि हाँ कंटिन्यूअस उनका मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन का आशय भी क्या होता है, आकलन करना। तो बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर आकलन करना कि बच्चे भाषा का प्रयोग कर रहे नहीं कर रहे हैं, लिखने में, बोलने में। ठीक है, उनको कुछ लिखने के लिए सेंटेंस वगैरह देना, वो कॉपी चेक करना उनकी, ऐसे में FM में उनको इस तरीके के प्रश्न रखना। तो देखो ये आएगा इसमें, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर आकलन करना।
हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियमों को, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य को, निबंध लिखने की योग्यता को। तो देखो, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते हैं हम सबसे ज्यादा सीखने की क्षमता का आकलन को महत्व देंगे कि बच्चों ने कितना सीखा है, उस क्षमता का आकलन हो, मूल्यांकन हो। ठीक है, आकलन का अर्थ ध्यान रखना, आकलन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विविध रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक। तो देखो, भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण है वो भाषा के विविध रूपों का प्रयोग। विभिन्न रूपों का प्रयोग कर रहा नहीं कर रहा बच्चे, बोलने में, लिखने में, सुनने में। ठीक है, LSRW का विभिन्न कौशलों का प्रयोग, कहानी में, कविता में, तो विविध रूपों का प्रयोग इसमें हो गया ये। श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, उपरोक्त सभी। तो जैसे मान लो कोई भी चित्र है, मॉडल है, ठीक है, बड़ा रहता है, तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ अपन चलते हैं, ये भी सही है। मूर्त से अमूर्त की ओर आपके सामने दिखाई देती है वो चीज, जो टीचिंग एड होता है, उससे अपन अमूर्त चलते हैं। ज्ञात से ज्ञात की ओर, जो शिक्षण सहायक सामग्री बनाई जाती है वैसी बनाई जाती है, उससे आप परिचित हो, उस शिक्षण सहायक सामग्री से। तो ज्ञात से ज्ञात, तो इसमें सारे के सारे सूत्र हो गए, सभी शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपको देखो, इस टेस्ट में आपने 25 से अगर ऊपर प्रश्न सही किए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। देखो, पेपर थोड़ा सीधा था और लगभग ऐसा ही प्रश्न, ऐसा ही पेपर वहां पे आता है, इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, एकदम ज्यादा फैक्ट वाले नहीं आते हैं, और कुछ आते हैं तो मैंने उस तरीके के डाले हैं, वो उस तरीके के लगभग प्रश्न आते हैं। और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही गए। और दूसरी बात ये कि देखो दोस्तों, गलती होने की इसमें संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पेपर को यूट्यूब पे आने से पहले 30 स्टूडेंट्स जो मोस्ट इंटेलिजेंट्स है, मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो सारे जुड़े हुए हैं, मित्र वगैरह भी हैं उसमें, वो सारे के सारे इस पेपर को सोल्व करते हैं। और उसमें लगभग 10-15 टीचर्स जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको भी मैंने जोड़ रखा है, तो उनकी नज़र में भी ये प्रश्न रहते हैं, और कोई गलती होती है तो मुझे सजेस्ट कर देते हैं। तो देखो, गलतियों की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, जो मैंने बताया वो फैक्ट है, ऑथेंटिक स्रोत से मैंने लिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।